वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग निकालेंगे। कल हमने वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लिया था। आज हम लोग निरक्षीय स्थिति पर निकालेंगे। निरक्षीय स्थिति का मतलब क्या होता है भाई, ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव है, इसके लंबवत किसी पॉइंट पर हमको, इसके मध्य बिंदु से इसके लंबवत किसी बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी रहेगी। मान लीजिए आपके पास AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, यह AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके आवेश -q और +q है। -q और +q इसके आवेश है। AB एक वैद्युत द्विध्रुव है और इसके बीच की दूरी क्या है, 2l है। इसके बीच की दूरी 2l है। इसके निरक्षीय स्थिति पर हमको निकालना है, तो इसके मध्य बिंदु O से, ये मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर यहाँ पर कोई पॉइंट P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। किसी आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हमको किन चीजों की जरूरत पड़ती है, उस आवेश की और उस आवेश से उस बिंदु के बीच की दूरी जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है। यही दो चीजें हमको चाहिए। तो इस आवेश के कारण हमको यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, तो यह दूरी हमको चाहिए, ये दूरी हमको निकालनी पड़ेगी। इस आवेश के कारण यहाँ पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो यहाँ से यह दूरी हमको चाहिए, ये दूरी निकाल लेंगे। ठीक है। अब यहाँ ये r दूरी है, ये पूरा 2l है, ये मध्य बिंदु, तो ये दूरी l हो जाएगी, ये भी दूरी l हो जाएगी। ये दूरी कितनी होगी ये हमको निकालना है। जब हमको पता चलेगा तभी हम निकाल पाएंगे, अगर नहीं पता चल पाएगा तो नहीं निकाल पाएंगे। ये कैसे पता चलेगा भाई, देखो ये L है, यह R है, यह एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और समकोण त्रिभुज में हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है भाई, देखो ये क्या हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। अगर कोण यहाँ पर है थीटा, तो ये कर्ण हो गया, आधार हो गया, ये लंब हो गया। तो यहाँ से कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये हो जाएगा। सेम चीजें क्या है, यहाँ पर भी निकल जाएंगी, अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। दूरी हमको पता चल गया। अब जब दूरी पता चल गया और आवेश भी हमारे पास दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, यहाँ से -q आवेश और +q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता हम लोग निकाल लेंगे। चलो भाई देखो, यहाँ से +q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, +q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता। इस +q आवेश के कारण हमने बताया था, +q आवेश के कारण जो तीव्रता उत्पन्न होती है वह तीव्रता हमेशा धन आवेश से दूर होती है। तीव्रता की दिशा किधर होती है, धन आवेश से दूर होती है। तो यहाँ पर जो तीव्रता उत्पन्न होगी इसकी दिशा कहाँ होगी, इधर होगी, E1 की दिशा इधर होगी। कितनी होगी, E1 बराबर 1/4 पाई ε0 K इंटू Q बटे अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। जब इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो E1 का मान मिल जाएगा यहाँ से 1/4 पाई ε0 K इंटू Q बटे r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। इसी प्रकार से -q आवेश के कारण निकालेंगे हम। -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला जाए। -q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, -q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता। E2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई ε0 K इंटू Q बटे r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, अंडर रूट में इसका स्क्वायरिंग कर देंगे तो E2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई ε0 K इंटू Q बटे r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया तुम्हारा।
ये E2 की दिशा किधर होगी? माइनस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी वह किधर होगी? इधर होगी। E2 का मान माइनस क्यू आवेश की ओर ही होगा। अब इनको हमको जोड़ना, तो हम क्या करेंगे, पहले इस E1 के दो घटकों में वियोजित किया जाएगा, इसके क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक में। जब इसको क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक में वियोजित किया जाएगा तो इसका क्षैतिज घटक बनेगा E1 cos थीटा और ऊर्ध्वाधर घटक ही बनेगा E1 sin थीटा। इसी प्रकार से E2 को दो घटकों में वियोजित किया जाएगा, इसका क्षैतिज घटक बनेगा E2 cos थीटा और ऊर्ध्वाधर घटक इधर आएगा E2 sin थीटा। हम समीकरण 1 और 2 को देखें तो E1 का मान जितना है E2 का मान भी उतना ही है। E1 और E2 आपस में बराबर है कि नहीं है? और E1 और E2 आपस में बराबर है तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। E1 sin थीटा और E2 sin थीटा परिमाण में बराबर है लेकिन दिशा में विपरीत है, एक ऊपर की ओर लग रहा है एक नीचे की ओर लग रहा है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो E1 sin थीटा व E2 sin थीटा परिमाण में समान, परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत है, दिशा में विपरीत है। अतः यह एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो ये और ये बर्बाद हो गया, ठीक है। अब हम बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालेंगे। बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों एक ही दिशा में है। E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों एक ही दिशा में है। जब दोनों एक ही दिशा में है तो यहां से हो जाएगा E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। इसको E1 और E2 आपस में बराबर है, E1 इक्वल टू E2 है, दोनों मान आपस में बराबर है, तो हम इसको लिख सकते हैं E बराबर 2E1 cos थीटा, लिख सकते हैं। अब हम यहां से E1 का मान पुटअप कर दें तो E बराबर हो जाएगा 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा के पद में तो हमको यह व्यंजक चाहिए नहीं, तो कॉस थीटा को हम क्या करेंगे, गायब करेंगे। कॉस थीटा को गायब करने के लिए इसे किसी एक त्रिभुज में हम चले जाएंगे, किसी भी त्रिभुज में हम बात कर लें, POB में बात कर लें, त्रिभुज POB में कॉस थीटा बराबर क्या होगा भाई, अगर ये कोण है थीटा, ये कोण क्या है थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कड़। आधार कितना है L और कड़ कितना है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो L बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट में, यह कॉस थीटा का मान हो जाएगा। तो कॉस थीटा की जब हम इतना वैल्यू पुटअप कर सकते हैं यहाँ पर, तो E बराबर हो जाएगा 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू L बटे अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत, आगे बढ़ जाओ। तो E बराबर यहां से क्या मिल जाएगा, 2 गुणा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू 2QL बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और ये अंडर रूट हटाएंगे तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2 आ जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2। इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो E बराबर मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू 2QL बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के पावर
3/2, 3/2 हो जाएगा। ठीक है। 2QL बराबर P, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो E बराबर मिल जाएगा 1/4πε0K इंटू P/r² प्लस L² के पावर 3/2। यदि वैद्युत द्विध्रुव बहुत छोटा हो, जब वैद्युत द्विध्रुव बहुत छोटा होगा तो इसके बीच की दूरी क्या होगी? बहुत कम होगी। और जब बीच की दूरी बहुत कम होगी, इस R की तुलना में, जहां पर हम इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, इस दूरी की तुलना में यह L का मान बहुत ही कम होगा। R की तुलना में L का मान बहुत ही कम है। जब R की तुलना में L का मान बहुत कम है तो L² का मान और भी कम होगा, और जब L² का मान बहुत ही कम होगा तो R² प्लस L² लगभग हम लोग R² मान लेंगे। तो यहां से मिल जाएगा आपको E बराबर 1/4πε0K इंटू P/r² की पावर 3/2। तो E बराबर हो जाएगा 1/4πε0K इंटू P/r², स्क्वायर से 2 कैंसिल हो जाएगा तो R की पावर कितना बच जाएगा? 3। E बराबर मिल गया 1/4πε0K इंटू P/r³। यह हो गया वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हो गया। यह कब के लिए है? जब यह वैद्युत द्विध्रुव किसी के परावैद्युतांक के माध्यम में रखा हो। अगर यही वैद्युत द्विध्रुव वायु या निर्वात में रखा हो तो उसके लिए K का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो वायु या निर्वात के लिए हम बात कर सकते हैं, वायु या निर्वात के लिए K बराबर 1। तो E बराबर मिल जाएगा 1/4πε0 इंटू P/r³। नोट कर लो सब।